गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर विषय विज्ञान यूनिट फर्स्ट विज्ञान की प्रकृति का टॉपिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पारस्परिक निर्भरता के बारे में पिछले 2 दिनों से अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य बिंदुओं प्रौद्योगिकी आक्रमण और नैतिक सवाल का हम कल अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सामाजिक सवाल और वैज्ञानिक सवाल का अध्ययन करेंगे। प्रौद्योगिकी आक्रमण व नैतिक सवाल का के अंतर्गत मैं कुछ संक्षेप में आपको वापस बता रहा हूँ, जिससे आपकी कंटिन्यूटी या बना रहे, रेगुलरिटी बनी रहे। प्रौद्योगिकी आक्रमण के अंतर्गत यह है कि वैदिक युग के हजारों वर्ष बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पुनः अवतरण पश्चिमी धरती पर हुआ। पश्चिमी औद्योगिक क्रांति के बाद विज्ञान का जीवन के हर क्षेत्र में अनुप्रयोग बढ़ गया। विज्ञान का अनुप्रयोग पक्ष ही प्रौद्योगिकी है। यह प्रौद्योगिकी आज मानवीय जीवन के हर क्षेत्र में इतनी हावी के पाठ्यक्रम निर्माताओं ने इसे पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी आक्रमण का ही नाम दे दिया। आक्रमण शब्द में किसी के द्वारा उनकी शक्ति सामर्थ्य का जबरदस्ती थोपने का, अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का भाव है। प्रश्न यह है कि क्या शक्ति प्रयोग प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सही है। इस संबंध में एक मत यह है कि आज मनुष्य की स्थिति यह है कि उसे अच्छा जीवन जीने के लिए सुबह से शाम तक प्रौद्योगिकी का सहारा लेना पड़ता है। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि एवं आकाश, ये हमारे पंच मूलभूत तत्व हैं। इनसे हम तथा हमारा ब्रह्मांड निर्मित है। आज हम इन पांचों तत्वों के जीवन के उपयोग आज हम इन 5 तत्वों के जीवन में उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लेते हैं। या यूं कहिए कि समाज में के एक वर्ग का जो समाज में शीर्षस्थ है, समृद्ध है, जिसके देश में रीति नीति बनाने में अहम भूमिका है, दैनिक काम में प्रौद्योगिकी के सहारे के बिना नहीं चलता। प्रौद्योगिकी उसके जीवन में घुसपैठ कर चुकी है। शुद्ध जल करने का यंत्र, जल को प्राप्त करने का यंत्र, शुद्ध शीतल गर्म वायु प्राप्त करने का यंत्र, ऊर्जा रूप अग्नि का यंत्र, शब्द संप्रेषण के साधन यंत्र, अनेक अनिवार्य संसाधन है जिन्होंने घुसपैठ कर उनके जीवन पर अपना अधिकार कर लिया है। इसलिए प्रौद्योगिकी के आक्रमण शब्द का प्रयोग हुआ है। यह घुसपैठ एक प्रकार की व्यवस्था है। व्यवस्था में इस वर्ग के उन्हें अपने हथियार डाल दिए हैं। इसलिए शायद प्रौद्योगिकी के आक्रमण शब्दावली का प्रयोग किया गया। दूसरा मत है कि प्रौद्योगिकी आक्रमण शहरों के धनाढ्य वर्गों पर हुआ है, जो कि आज के देश की जनसंख्या का अधिकतर 20% है। देश के 80% जनता और उसमें से 70 से 72% जनता जो गांव में रहती है, उसके जीवन में तो प्रौद्योगिकी आक्रमण नहीं है। उसे जैसा जल मिलता है, उससे प्राकृतिक रूप में वह पीती है। स्वच्छ वायु उसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अग्नि के लिए वह प्रकृति पर आश्रित है। शब्द या श्रवण सामान्यतः वह प्राकृतिक रूप से सुनाती है। फिर भी कहाँ है प्रौद्योगिकी आक्रमण? यह कथन आंशिक तौर पर सत्य हो सकता है, किंतु हम पाते हैं कि गाँव में जल संकट है। जल कहाँ है, किस स्थिति में इसकी खोज, इसका प्रबंधन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के द्वारा ही किया जा सकता है। जल के खारेपन, उसके हानिकारक तत्वों का निस्तारण भी प्रौद्योगिकी से ही संभव है। कृषि जो गांव का मुख्य व्यवसाय है, उसके लिए भी सिंचाई के संसाधन प्रौद्योगिकी है। जल ही नहीं, वृद्धारक्षण, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, विभिन्न प्रकार के फसलें, पशु एवं दुग्ध उत्पादन जो गाँव का जीवन आधार है, उनका विकास भी प्रौद्योगिकी की वजह से ही हुआ है। विस्तार में नहीं जाकर इतना ही कहा जा सकता है कि हमारे शहरी एवं ग्रामीण जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी ने अपनी दखल दे दी है। वह दखल इतनी तेजी से बढ़ रही है, बहुत सीमा तक दखल वर्तमान युग की परिस्थितियों में उपयोगी है। हाँ, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ प्रौद्योगिकी अनावश्यक रूप से दखल कर प्राकृतिक प्रक्रियाओं से छेड़छाड़ कर रही है, और इस प्रकार के दखल का हमारे प्राकृतिक अधिकार क्षेत्र में आक्रमण कहा जा सकता है। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। बात यह है कि
बात यह है कि यह प्रयोग एवं अनुभव सिद्ध बात है कि प्रकृति के क्षेत्र में जबरदस्ती से घुसपैठ करना मानव जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ा, पर्यावरण प्रदूषित हुआ है तथा विश्व के जिन जिन देशों में इसका प्रयोग ज्यादा हुआ है वहाँ मनुष्य एक भौतिक वस्तु होता जा रहा है, उसकी इंसानियत लुप्त हो गई है। प्रकृति का यह श्रेष्ठ जीव मानव जब जड़वत यंत्र हो जाए फिर इसके होने न होने से क्या लाभ है। प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन में जबरदस्त दखल कहाँ तक है, प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन में जबरदस्त दखल कहाँ तक है, इसका एक उदाहरण दिया जाता है कि मानव क्लोन बनाने का। सन 2003 के प्रारंभ में जब अमेरिकी कंपनी क्लोनेट ने मानव क्लोन बना लेने का दावा किया तो सारी दुनिया हरकत में आई, विभिन्न प्रतिक्रियाएं हुई, कुछ नैतिक सवाल उठे, कुछ सामाजिक समस्या उत्पन्न हुई जिसका हम अध्ययन करेंगे, जिसमें नैतिक सवाल नंबर 1 इस सवाल के अंतर्गत यह दिया गया कि क्या विज्ञान की प्रकृति से छेड़छाड़ करने की छूट दी चाहिए और यदि छूट दी जाए तो किस हद तक दी जाए। इसे आधार मानकर मानव क्लोन बनाने की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक समुदाय ने जबरदस्त निंदा की। संयुक्त राष्ट्र के बयान में भी इसकी जबरदस्त निंदा की गई। जर्मनी, ब्रिटेन से कई देशों में इस पर प्रतिबंध लगा चुके। स्वीडन, फ्रांस प्रतिबंध लगाने की तैयारी में थे। फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिरोक ने तो चिंता जाहिर की इससे बच्चों को व्यावसायिक उत्पादन का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत हमारे लिए बहुत खतरनाक है। ईसाई या मुस्लिम समुदाय के धार्मिक गुरुओं ने तो इसकी निंदा की, इसका विरोध किया, इसे घृणित कर्म करार दिया, इसे ईश्वर की रची कायनात में इंसानी दखल बताया। अमेरिकी ईसाइयों ने भी इसे विध्वंसक क्रिया की संज्ञा दी। सारांश यह है कि नैतिक, धार्मिक दृष्टि से प्रौद्योगिकी के इस आक्रमण की सभी समुदाय वर्ग ने, सभी देशों ने आलोचना की। प्रकृति के क्षेत्र में इस दखल को निंदनीय कृत्य भी माना गया। नंबर 2 सामाजिक सवाल। समाज विज्ञानियों का मानना है कि क्लोन मानवों को समाज में सामंजस्य स्थापित करने में परेशानी आएगी। क्लोन के निर्माण के लिए अपनी कोशिश देने वाली महिला को माँ बेटी का नाम दिया जाएगा या बहुत बड़े आयु अंतर वाले जुड़ा महिलाओं का। कानूनी दृष्टि से माँ बेटी का यह रिश्ता अभी किसी देश के कानून में मान्य नहीं है। इसके भी ऊपर एक मनोवैज्ञानिक अहम सवाल यह है कि बड़े होने पर जब क्लोन बेबी को यह आभास होगा कि वह आम लोगों की तरह न होकर एक क्लोन है तो उसकी मानसिक स्थिति पर इसका गंभीर दुष्प्रभाव पड़ेगा। एक और प्रश्न सामाजिक संबंधों की आत्मीयता का भी है। यहाँ उठता है कि माँ बेटी, पिता पुत्री आदि के विभिन्न संबंधों को हमने हजारों वर्ष विकसित किया है। क्या क्लोन बेबी की स्थिति में संबंध वैसे ही मानवीय रहेंगे? सामाजिक सवालों के अंतर्गत यह है कि समाज विज्ञानियों का मानना है कि क्लोन मानव को समाज में सामंजस्य स्थापित करने में परेशानी आएगी। क्लोन के निर्माण के लिए अपनी कोशिका देने वाली महिला को भी बेटी का नाम दिया जाएगा या बहुत बड़े आयु अंतर वाली जुड़ा महिलाओं का। कानूनी दृष्टि से माँ बेटी यह रिश्ता अभी किसी देश के कानून में मान्य नहीं है। इसके भी ऊपर एक मनोवैज्ञानिक अहम सवाल यह है कि बड़े होने पर जब क्लोन बेबी को यह आभास होगा कि वह आम लोगों की तरह न होकर क्लोन है तो उसकी मानसिक स्थिति पर इसका गंभीर दुष्प्रभाव पड़ेगा या दुष्परिणाम पड़ेगा। एक और प्रश्न सामाजिक संबंधों की आत्मीयता का भी उठता है कि माँ बेटी, पिता पुत्री आदि के विभिन्न संबंध को हमने हजारों वर्ष पूर्व से विकसित करते आए। क्या क्लोन बेबी की स्थिति में यह संबंध वैसे ही मानवीय रहेंगे, नहीं रहेंगे? वैज्ञानिक सवाल। जहां तक क्लोन का प्रश्न है, यह उलझन अभी धार्मिक, नैतिक तथा सामाजिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिक भी इससे आनुवंशिक विकार की संभावना देखते हैं। इससे मानव के उच्च विकास की प्रक्रिया प्रतिगामी हो सकने की संभावना उन्हें दिखाई देती है। लैंगिक आकर्षण समापन का संभावना भी वे मानते हैं। लैंगिक आकर्षण समाप्त होने की वे संभावना ये मानते हैं। रोगी होने पर उसके उपचार में भी दिक्कत आ सकती है।
यहाँ वैज्ञानिक पक्ष हमारा विचारणीय मुख्य बिंदु नहीं है। हमारा विचारणीय बिंदु है प्रौद्योगिकी आक्रमण से प्रकृति से खिलवाड़, क्योंकि अभी तक के अनुभव से यह कह सकते हैं कि सृजन, संरक्षण और विनाश प्राकृतिक क्रियाएं हैं। हजारों वर्षों के तथाकथित वैज्ञानिक प्रयासों के बावजूद प्रकृति की इन 3 क्रियाओं पर हम नियंत्रण कभी भी नहीं पा सकते हैं। इसके बावजूद प्रयास जारी है। नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र के लोगों का मत यह है कि सृजन एवं विनाश प्रकृति या ईश्वर के हाथ में है। नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र के लोगों का मत यह है कि सृजन एवं विनाश प्रकृति या ईश्वर के हाथ में है। यह वह एक क्षण में कर देती है तो हम हजारों वर्ष में नहीं कर सके, फिर क्यों हम इस दिशा में शोध कर अपना वक्त जाया करें। हमें संरक्षण है तो हर संभव प्रयास करने चाहिए, किंतु मानव सृजन के क्षेत्र में हमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस क्षेत्र के लोगों के इस अभिमत से क्लोन निर्माण करने वाले रुकने वाले नहीं लगते। विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र की खोजें निरंतर जारी और जारी ही रहेंगी। उदाहरण के लिए नैनो टेक्नोलॉजी से एस्पिरिन के आकार के ऐसे कैप्सूल बनाए जा सकते हैं जो हमारी धमनियों की देखरेख करेंगे। छोटी सी रिकॉर्डिंग मशीनों के माध्यम से एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जैसी किताबों को पिन की नोक जैसी रिकॉर्ड में भी सेव किया जा सकता है, इत्यादि इत्यादि। सारांश यही है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी के मूल में जिज्ञासा एवं खोज का भाव निहित है। इसके माध्यम से जीवन की कुंजी हासिल करना चाहते हैं, अतः इनकी चाहत पर कोई रोक लगाने वाला नहीं लगती। परिणाम स्वरूप विज्ञान प्रौद्योगिकी का दखल मानव जीवन में बढ़ेगा ही, यह तत्काल घटने वाला नहीं है। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी परस्पर निर्भरता के अंतर्गत प्रौद्योगिकी आक्रमण, नैतिक सवाल, सामाजिक सवाल और वैज्ञानिक सवाल, ये हमने अध्ययन किया था। कल हम भारतीय जनजीवन प्रौद्योगिकी आक्रमण एवं जैव प्रौद्योगिकी एवं भारतीय जनजीवन का अध्ययन करेंगे। आप घर पे रहें, सेफ रहें, आपका दिन शुभ हो।